चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर 2 नंबर के जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, शुरू किया जाए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला कह रहा है राइट डाउन द डिफिनीशन एंड एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की परिभाषा बताइए और उसके एसआई यूनिट को लिखिए। सेम एक ही जैसा डिराइव डायमेंशन एंड एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब डायमेंशन दिखाइए निकाल के और मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या बताना भैया, यूनिट बताना है। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कहां से बढ़ाते हैं भैया, यहां से बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात डिफिनीशन, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्या है। ऐसे कह सकते हैं किसी सरफेस से पास होने वाली, ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास होते हैं किसी सरफेस के नॉर्मली, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी सरफेस के नॉर्मली पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या को, नंबर्स को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली किसी सरफेस को क्रॉस करेगा व्हेन प्लेस्ड कहां पे होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस। अब मान लिया, ये तो डिफिनीशन हो गई। अब मान लिया कि कोई जो सरफेस है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ कोई सरफेस है उसका नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है। जैसे ये दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यदि थीटा एंगल पे है, मतलब इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया यदि हो, तो उस समय मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। और थीटा क्या है, बी और ए के बीच का एंगल। अब चूंकि कॉस की कहानी डॉट के साथ चलती है तो लिख सकते हैं बी डॉट ए। हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बी, वो भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है, तो इसको लिख सकते हैं बी डॉट ए। तो फाई के लिए ठीक है, यदि छोटा सा फाई होता है, डी फाई की बात करते तो बी तो छोटा सा नहीं हो सकता है, छोटा सा कौन सा होगा, एरिया, तो इसको लिख सकते हैं बी डॉट डी ए छोटे के लिए। और हमेशा ध्यान में रखेंगे डॉट प्रोडक्ट होता है किसका रिजल्ट, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमारा होता है क्या चीज, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो डॉट का स्केलर मतलब बी डॉट ए का जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर होगा। तो फाई हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। अच्छी बात है। अब इसके यूनिट की बात करते हैं जो पूछा गया है, तो यूनिट इसका पढ़ चुके, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है। ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर। इसी को और भी कह सकते हैं न्यूटन मीटर पर एम्पियर, और भी लिखना चाहे जूल पर एम्पियर या टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये तीनों इसके यूनिट्स हैं। तो अब इससे हमको डायमेंशन निकालना, डायमेंशन याद तो कर नहीं सकते, तो डायमेंशन निकालने के लिए चलिए ये तो ध्यान में रखेंगे न्यूटन मीटर पर एम्पियर, तो इसको ध्यान में रखे हैं। तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर, इसको लिख सकते हैं न्यूटन का ml t-2, मीटर का l, और एम्पियर के लिए चलिए a ही लिखते हैं, a-1। सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे, ml2 t-2 a-1, ml2 t-2 a-1, ये सब क्या हो जाएगा डायमेंशन, ये भी आपको बताना है। दूसरा ये तो हमारा हो गया एसआई यूनिट, तो सीजीएस यूनिट भी ध्यान में रखना है। सीजीएस यूनिट क्या होता है, मैक्सवेल, एमएक्स को डिनोट करते हैं, और 1 वेबर इक्वल्स टू 10⁸ मैक्सवेल। इतने चीजें को याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी मजा आएगा और सब्जेक्टिव में तो मजा आना ही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन से आप क्या समझते हैं, आपकी भावनाएं क्या समझ में आती है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो भैया बहुत प्यारा सा चीज है। यदि प्राइमरी कॉइल मतलब एक कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू को चेंज किया जाता है तो उसके कारण उसके पास रखे दूसरे कॉइल के अंदर करंट पैदा हो जाता है। ठीक है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। मतलब एक कॉइल के अंदर यदि करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो फाई की वैल्यू भी चेंज होगी, मतलब फाई मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। और फाई की वैल्यू जहां भी चेंज हुई और उसके अंदर यदि हम किसी कॉइल को रख देते हैं तो हमारा क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। यही कहानी क्या कहलाती है, यही घटना दुर्घटना क्या कहलाती है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। तो कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमेना इज ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ किसमें, इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन ए प्राइमरी कॉइल।
एंड हेंस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में यदि हमारा क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन द करंट इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में हमने करंट को चेंज करेंगे तो करंट क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो उसके कारण हमारा क्या होगा, फाई भी चेंज होगा, और फाई चेंज होगा तो दूसरे कॉइल में फाई चेंज होने के कारण क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। ओके, तो फाई जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के, जितना ज्यादा करंट होगा फाई की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अब प्रोपोर्शनल साइड हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, तो हमने कांस्टेंट लगाया एम, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन है तो एम से लगाते हैं, और यदि सेल्फ इंडक्शन होता तो एल यूज करते हैं। ठीक है, तो एम, इसको क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब ईएमएफ इक्वल्स टू क्या होता है, ईएमएफ इक्वल्स टू द माइनस डी फाई बाई डी टी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम इज ईएमएफ उसका। चूंकि माइनस साइन क्यों लगा हुआ है, माइनस साइन इसलिए लगा, जो करंट का डायरेक्शन प्राइमरी कॉइल में था उसका जस्ट उल्टा सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा, इसलिए यहां पर माइनस साइन लगाते हैं। चलिए, तो फाई की वैल्यू यहां चिपकाएंगे तो डी फाई बाई डी टी को लिखते तो क्या लिखते, डी एम आई बाई डी टी, चूंकि एम हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया तो इसको डी आई बाई डी टी, और चूंकि माइनस साइन था तो माइनस का चिपकाते जाओ, सब में माइनस, तो माइनस एम डी आई बाई डी टी लिखा जा सकता है। आगे जो बार बार पूछा जाता है कि ये हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है या यूनिट क्या होता है, तो याद रखो म्यूचुअल इंडक्शन हो या सेल्फ इंडक्शन हो, दोनों का एसआई यूनिट हेनरी होती है। तो कह सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज हेनरी, और 1 हेनरी बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, या इसी को कहते हैं वेबर पर एम्पियर। अब इसके ये तो याद रखेंगे हेनरी यूनिट होती है, यदि ये पूछ दिया तो अच्छी बात है, नहीं पूछा तो बहुत अच्छी बात है। तो अब इसका डायमेंशन लिखने के लिए कम से कम इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हेनरी में तो पता ही चलता न्यूटन कौन, फलना कौन, चिलना कौन, तो इसको याद रखते हैं। तो इसके हिसाब से चलते हैं, न्यूटन क्या, मीटर एम्पियर -2। अब न्यूटन का लिख सकते हैं क्या चीज, एम एल टी -2, मीटर के लिए एल या एल, और एम्पियर के लिए a -2 या I -2, a -2 लिखे या I -2 लिखे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, ml2t -2a -2, ml2t -2a -2। ओके, थोड़ा सा और याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ट्रांसफार्मर हमारा काम किसके प्रिंसिपल के ऊपर करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। तो याद रखना है ये ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, छोटा सा चीज है, ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो कि हमारा म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, एक के कारण दूसरे के ऊपर ईएमएफ का जनरेट होना, तो उसका यूनिट हमारा हेनरी रहता है, और इसका डायमेंशन कैसे निकाला है इतना, तो इतना को ध्यान रखिए। यहां देख रहे होंगे हमारे पास एक कॉइल है S1, एक दूसरा कॉइल है S2, तो S1 हमारा क्या है, प्राइमरी कॉइल, और S2 हमारा क्या है, सेकेंडरी कॉइल। एक कॉइल में करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे, I1 की वैल्यू को चेंज करेंगे, तो दूसरे कॉइल के अंदर क्या होगा, I2 जनरेट होगा। अब ये हो गया कहानी, तो ये फिगर तो दिख ही रहा है, तो थोड़ा सा फिगर बना देंगे तो अच्छा है। नेक्स्ट क्या रहा है, व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड द सस्पेंडेड वायर लूप, सस्पेंडेड मतलब लटकता हुआ वायर लूप की तरफ मूव कर रहा है, एज शोन इन फिगर। यही सोता हुआ फिगर दिख रहा है, यही है शोन इन फिगर। ओके, देन इवैल्यूएट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप। अब इसके इधर चलने से इसके अंदर करंट का क्या डायरेक्शन होगा, वो क्या होगा। अच्छी बात है, इससे पहले ऑब्जेक्टिव में भी हम अच्छे से समझाए हैं करंट के डायरेक्शन को। ओके, स्टेट द लॉ यूज्ड बाय यू फॉर दिस इवैल्यूएशन। आप जो ये निकाल रहे हैं उसके लिए कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है कि यदि किसी मैग्नेट को यदि हम किसी कॉइल के पास लेके जाते हैं तो बहादुर क्या करता है, उसको हमेशा डिस्टर्ब करेगा, मतलब मैग्नेट को आने नहीं देगा। इससे पहले भी बात किया, तो लेंज लॉ का यूज करते। मान लो ये हमारे पास एक कॉइल है, इसके पास हम लेके गए किसको, इस मैग्नेट के कौन से पोल को, साउथ पोल को। अच्छा नहीं दिख रहा है, ये हमारे पास कॉइल,
ये हमारे पास मैग्नेट, ये हमारा इसका साउथ पोल, ये इसका हमारा नॉर्थ पोल। जब साउथ पोल इसकी तरफ जाएगा तो ये कॉइल क्या चाहेगा कि भैया आप हमारे पास ना आइए, हम खुश हैं, आपके बगैर खुश है, हमको आपसे मिलकर कोई खुशी नहीं है। तो ये जो ही आएगा तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करना शुरू करेगा, भैया आप दूर रहो, पास नहीं आने का। तो ये इस साइड आना चाहेगा तो ये क्या करेगा, एक बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करेगा और इस साइड से साउथ पोल, इस साइड से नॉर्थ पोल बनाएगा। साउथ क्यों बनाएगा, क्योंकि साउथ जब आ रहा है तो साउथ बनाएगा, तब तो वो उसको रिपेल करेगा, नहीं आने देगा, तो साउथ पोल बनाएगा। जिसके कारण इस कॉइल को इस साइड से जब देखोगे, ऐसे करके देखेंगे तो हमारा साउथ दिखेगा इस पे। तो साउथ का मतलब क्या, ऐसा, और ये डायरेक्शन किसको दिखाएगा, इस टाइप से। ये कैसा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इन कॉइल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड, ठीक है, लूप बिकम साउथ पोल नियर द मैग्नेट। देख रहे हैं मैग्नेट की तरफ से ये कैसा बन गया, साउथ पोल की तरफ। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप विल बी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन क्लॉकवाइज। अब लेंज लॉ क्या है आगे भी देखेंगे, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज सच दैट इट अपोज द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। लेंज लॉ कहता है कि जो डायरेक्शन होगा इस कॉइल के अंदर वो उन कारणों का विरोध करेगा जिसके कारण ये पैदा हुआ है। मतलब मैग्नेट नहीं आता तो ये क्या करता, चुपचाप पड़ा होता, इसके अंदर कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होता। मैग्नेट आया तो उसका विरोध करने के लिए क्या किया, करंट जमाना शुरू कर दिया, और क्या किया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया कि साउथ पोल के इसके पास आने से हमारा इस साइड से कैसा बनाएगा, साउथ पोल बनाएगा जो रिपेल कर सके, जिसके कारण इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। चलिए, हाउ कैन यू टेल दैट लेंज लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, अब इसको समझते हैं कि अब कैसे कह सकते हैं कि लेंज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, उसके प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसको समझने के लिए फिगर है, कहानी तो लिखा ही रहता है। तो फिगर में थोड़ा गौर करोगे, जो ही हम इस पोल को, ये जो हमारा नॉर्थ पोल है, इसको हम इसके पास लेके जाते हैं तो ये कॉइल क्या करेगा, इसको अपोज करने के चक्कर में रहेगा कि भैया तुम मेरे पास नहीं आओ, तुम जियो मरो, हमको कोई मतलब नहीं कि मेरे पास आने का नहीं। तो वो जो ही नॉर्थ पोल इसके तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, इस साइड से नॉर्थ पोल बना लेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, इसको पास नहीं आने देगा, इस मैग्नेट को पास नहीं आने देगा। लेकिन आप जब तक लेके नहीं जाओगे इसके पास, तब तक तो ईएमएफ जनरेट होने वाला नहीं है। अब ये अपोज कर रहा है और आप इसको जबरदस्ती लेके जा रहे हो तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो मतलब जो काम हमने किया इसको लेके जाने के लिए, वही काम इसके अंदर स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में, जो हमारा इसका ईएमएफ कहलाता है, जिसके कारण करंट जनरेट होता था। हमने कुछ काम किया, उसके रिजल्ट में हमको क्या मिला, करंट मिला। अब मान लीजिए ये कहानी हो गई। अब करंट का डायरेक्शन क्या है, देख रहे हैं कि इस वाले केस में करंट इस तरफ शो कर रहा है, मतलब दाहिने तरफ। अब जो ही इसको इससे दूर लेके जाएंगे तब क्या कहानी होगा, अब ये कॉइल कहेगा कि अब आ गए हो तो जाने का नहीं, मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो। ओके, तो ये जो ही जाना चाहेगा, इसको इधर जाना चाहेगा तो ये क्या करेगा, इस साइड से अपना वो साउथ पोल बनाएगा और ये नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का शुरू कर देगा। और जब तक ये हिलेगा नहीं तो करंट तो बनेगा नहीं। तो जो ही ये बहादुर इस तरफ जाना चाहेगा तो ये इसको खींचना शुरू करेगा। तो खींचना शुरू करेगा तो आपको यहां से इसको इस तरफ लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो वापस से इसमें यही एनर्जी क्या होती है, उसके अंदर ईएमएफ के टर्म में जनरेट हो जाती है, और इसके कारण इसके अंदर क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। तो इधर ले जाने के लिए जो काम करना पड़ा, कुछ काम करना पड़ा ना, तो वही काम हमारा क्या बनाता है, इसके अंदर करंट को जनरेट करता है। यदि चुपचाप ये खींच रहा है, छोड़ देंगे तो क्या होगा, थोड़ा नहीं इसके पास चला जाएगा। जो ही इसको छोड़ दिए, रोक के रख दिए, तो साउथ पोल बनाना ही बंद कर देगा। ऐसा नहीं है कि अभी आप खींच रहा है तो छोड़ देंगे तो अपने उसके पास चला जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, पड़ा रहेगा। तो इस केस में हमारा क्या होगा, करंट का डायरेक्शन बदल गया। अभी जस्ट समझाए थे, जब पास जाता है तो सेम पोल बनाता है, उसके कारण क्या होता है, रिपल्सन होता है। और जो ही ये दूर जाना चाहता है तो अपोजिट पोल बनता है, एक नॉर्थ है तो ये साउथ बनाएगा, जिसके कारण ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जो वर्क हमको करना पड़ेगा इसको दूर ले जाने के लिए, वही क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो ये इसकी भावनाएं हैं जो आपको फिगर में समझाएं। अब कथा वाचन करते हैं। क्या लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो व्हेन ए नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ करिया काय है भैया, अच्छा, व्हेन ए नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज बाउट नियर द कॉइल, जब नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेके जाते हैं, द फेस विच इज टुवर्ड द मैग्नेट स्टार्ट एक्टिंग एज ए नॉर्थ पोल। देख रहे जब ये पास जाएगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ठीक है, सिमिलर पोल हैव रिपल्सन। लेंज लॉ के हिसाब से कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह, और सिमिलर पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब पास आने नहीं देना चाहेगा। देयरफॉर ए फोर्स ऑफ रिपल्सन स्टार्ट वर्किंग बिटवीन दी, कहां पे, मैग्नेट एंड दी कॉइल। अब सेम पोल बना, नॉर्थ पोल जा रहा था, नॉर्थ पोल ही बन गया, तो क्या करेगा, रिपल्सन काम करना शुरू करेगा। ओके, अगेंस्ट दिस रिपल्सन फोर्स वर्क हैज टू बी डन, मतलब इस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट हमको लेके तो जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क हैज टू बी डन। ओके, टू ब्रिंग द मैग्नेट नियर द कॉइल, कॉइल के पास ले जाने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। देयरफॉर दिस मैकेनिकल वर्क गेट कन्वर्टेड टू इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अब यहां पे करंट किसके कारण पैदा हुआ, कॉइल के, मतलब मैग्नेट को उसके पास ले जाने का, तो ये मैकेनिकल एनर्जी हमारा किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये हमारा पहला फिगर की कहानी हुई। अब सेम कहानी हम चलते हैं दूसरे वाले फिगर के साथ, कि अब ये क्या करेंगे, उससे दूर लेके जाएंगे। तो कह सकते हैं व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड अवे, उससे दूर जा रहा है, तो क्या करेगा, द फेस ऑन द कॉइल टुवर्ड द मैग्नेट, जो कॉइल का फेस मैग्नेट की तरफ है, एक्ट एज ए साउथ पोल, किससे बिहेव करेगा, साउथ पोल। और साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे पे क्या करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो कह सकते हैं मैग्नेट देयरफॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट वर्किंग बिटवीन द किस में, मैग्नेट एंड द कॉइल अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आकर्षण के बल है, इसके विरोध हमको लेके जाना, तो हमको कुछ काम करना पड़ेगा, सो ही काम वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेंस्ट दिस फोर्स वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट टू मूव द मैग्नेट अवे। दिस मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, अब कह सकते हैं भैया काम कर रहे हैं तो काम का रिजल्ट हमको मिल रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं रिजल्ट हमको मिल रहा है, अच्छा नंबर आया, तो हम कहेंगे काम का कुछ आउटपुट मिला। अब टाइम पास करने वाला पढ़ाई करेंगे कि मतलब आज पढ़े, कल नहीं पढ़े, परसों नहीं पढ़े, फिर 3 दिन के बाद पढ़े, आज का काम आज नहीं खत्म करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। तो जो काम जिस दिन का सोच के रखें उस दिन उसको कंप्लीट कीजिए। जो भी वीडियो आता है आप कोशिश कीजिए कि उसको 1 से 2 दिन के अंदर नोट डाउन कर ले, उसको पढ़े, समझे, नहीं समझ में आता वापस से देखिए। तो कह सकते हैं हेंस लेंज लॉ फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको बता रहे हैं कि इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, उसको क्या किया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ कहता है। यहां भी किसको कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये भी कंजर्वेशन के बेस्ड है। तो कह सकते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखते हैं तो अच्छी बात है। उम्मीद करती है समझ में आया होगा, यदि समझ में आया लाइक ठोक दीजिए। चलिए, अरे इसको लिखना भी तो है आपको। चलिए, क्या है, एलोबरेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का लॉ बताइए जो मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर उन्होंने बोला है। तो फैराडे साहब ने क्या दिया था कि भैया ये बताया था कि यदि किसी कॉइल के पास यदि हम किसी मैग्नेट को लेके आते हैं, ठीक है, या उससे मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं, तो कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। मतलब पास आएगा तो भी ईएमएफ जनरेट होगा और उससे दूर जाएगा तो भी ईएमएफ जनरेट होगा। फैराडे साहब ने ये बताया कि भैया उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा,
लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया उसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन किसने बताया? लेंज साहब ने बताया। फैराडे साहब ने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कंक्लूजन देके भैया ऐसा ऐसा होता, होने से ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, whenever there is a change in the magnetic flux linked with a circuit and EMF is induced, यदि ये बहादुर इसके पास आएगा तो क्या होगा, फील्ड लाइंस ज्यादा पास करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉइल है और ये क्या है, मैग्नेट है। अभी फील्ड लाइंस जो निकल रही है ऐसे निकल रही है, तो कितने फील्ड लाइंस इससे पास किए, 1 2 3। लेकिन ये कॉइल यदि इसकी तरफ आएगा तो क्या होगा, ये कॉइल यहां पहुंच गया। अब कितनी फील्ड लाइंस पास किए, 1 2 3 4 5 6 7। तो फाई की वैल्यू क्या की, चेंज किया। तो यदि फाई की वैल्यू चेंज करेगी, चाहे ये इसके पास जाए चाहे इससे दूर जाए, दूर जाएगा तो क्या होगा, अभी 7 थे, दूर जाएगा तो 3 बचेगा। यदि पास आने से या दूर जाने की वजह से यदि फाई की वैल्यू चेंज करती है किसी कॉइल के अंदर, तो वहां पे क्या जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। तो कह सकते हैं ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एंड हेंस ए करंट इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। ईएमएफ इंड्यूस होगा मतलब करंट इंड्यूस्ड होगा। However, it lasts only so long as the magnetic flux is changing। मतलब ये है कि तब तक होता रहेगा जब तक फाई की वैल्यू बदलती रहेगी। मतलब इसकी वैल्यू ये इसके पास जाए या इसके दूर जाए तो इसमें ये जनरेट होगा। लेकिन ये बहादुर यदि रुक गया, मतलब वेलोसिटी इसकी यदि मान लो 0 हो गई, ये बहादुर क्या हो गया, रुक गया, तो फाई की वैल्यू क्या हो गई, चेंज नहीं की, डी फाई की वैल्यू क्या हो गई, 0। जैसे अभी देखे थे जस्ट, आगे देखेंगे E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। यदि डी फाई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा तो ईएमएफ 0। तो जब तक डी फाई की वैल्यू कुछ मिलती रहेगी तब तक हमारा क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होता रहेगा। यदि ये पास आ रहा है मैग्नेट तो इस डायरेक्शन है, दूर जाएगा तो उस डायरेक्शन में। लेंस आप बता रहे थे, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट लॉ हमारा फैराडेज का क्या है। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है कि ये भैया कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो ईएमएफ जनरेट तो हुआ, डायरेक्शन तो लेंस साहब ने बताया, लेकिन ईएमएफ पहला लॉ बताया कि भैया जो पास आए या दूर जाए जब तक फाई की वैल्यू चेंज होती रहेगी हमारा ईएमएफ जनरेट होगा। ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, लेकिन होगा कितना, वो किसके बराबर होता है, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में डी फाई यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज आता है उसके अंदर तो ईएमएफ उसके बराबर होता है। नेगेटिव साइन का मतलब समझ ही रहे हैं कि भैया अपोजिट इन डायरेक्शन, कॉइल से भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है। तो कह सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। इफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन टाइम dt टाइम में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, डी फाई यदि चेंज होगा तो ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई dt। तो ये एक टर्न के लिए, यदि n टर्न्स होते कॉइल के अंदर, n टर्न्स के लिए हम क्या लगाते, इसको n से मल्टीप्लाई करते, एक टर्न से इतना डी फाई बाई dt, n टर्न से n टाइम्स। ठीक है, तो फिगर दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, चाहे आप ये बनाइए फिगर, चाहे ये अच्छा लगे तो ये बनाइए, लेकिन फिगर बनाइएगा जरूर। और यदि इच्छा होगी तो बुक आप देखोगे, एक बार आते टाइम में एक बार जाते टाइम में, दोनों का फिगर आपको बना हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आप उसको ही बना सकते हैं, आपकी इच्छा, लेकिन मिनिमम एक फिगर तो पक्का बनाना है। ठीक है, एक्सप्लेन मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होता है, जैसा नाम वैसा काम। किसी कंडक्टर के मोशन के कारण जो ईएमएफ उस कंडक्टर पर जनरेट होगा उसी को क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ कह सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव में भी था, द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन। उसके गति का मोशन के कारण जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी कंडक्टर में आएगा, ईएमएफ जनरेट होगा, इन्हें मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। और इसकी फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू BL। जैसे ये हमारा पढ़ाया गया होगा आपको, जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको मोशन करवाते हैं इस कंडक्टर को, तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा।
अब क्यों होगा ज्यादा डिटेल आप इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो मोशनल ईएमएफ के लिए सिंपल सा BL, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, L क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और V क्या है कंडक्टर की वेलोसिटी क्या होगी। तो मोशनल ईएमएफ कब तक आता रहेगा, जब तक इसके पास वेलोसिटी रहेगी, चाहे ये अंदर की तरफ आए मतलब इस तरफ आए, चाहे बाहर की तरफ जाए। V है तो ईएमएफ है, वेलोसिटी खत्म, ईएमएफ खत्म। अब वेलोसिटी अपने आप तो आएगा नहीं, उसको कोई ना किसी को तो करना पड़ेगा ना, यहां से लेके वहां, वहां से लेके यहां, मतलब इस छिट्टा से उस छिट्टा। चलिए फिगर जरूर बनाइएगा, रिक्वेस्ट हम्बल सा फिगर बनाते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे और तो पेज भी बढ़ता है और सामने वाले को भी सोचना नहीं पड़ता है कि नंबर कहां काटे। राइट डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन का डायमेंशन। अब यहां पे ये नहीं क्लियरली आपको बोला गया कि कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन में कौन सा कोफिशिएंट, म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन के लिए, ठीक है। तो दोनों का हमको तो पता है, यूनिट सेम, डायमेंशन भी सेम। यूनिट क्या होता है हमारी, हेनरी होती है, पता है हमको, या कह सकते हैं न्यूटन मीटर पर एम्पियर का स्क्वायर, या वेबर पर एम्पियर, जूल एम्पियर पर एम्पियर स्क्वायर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ये सब चीज होती है। अब इसको हमको डायमेंशन पूछा है ना, डायमेंशन के लिए याद तो रखना नहीं है, क्या करना है, इसको कम से कम ध्यान में रखना है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन हम लोग निकाले, न्यूटन मीटर A-2, न्यूटन का हो जाएगा MLT-2, मीटर का हो गया L और इसका हो गया A। आप A लिखो I लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की भावनाएं एक ही हैं। तो हम लिख सकते हैं ML स्क्वायर T-2 A-2। तो इसको याद रखते हैं तो आपको निकालना आसान होगा, क्योंकि न्यूटन का तो लगभग हम ये मान के चलते हैं 99% लोगों को पता होता है कि, और याद ही हो जाता है कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब का आसान रहता है। तो सिंपल सा ये हमारा सेल्फ इंडक्शन के लिए फॉर्मूला, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन M, कोफिशिएंट ऑफ, तो इसी का हमको पूछा गया था क्या चीज, डायमेंशन फॉर्मूला, तो हमने निकाल लिया। राइट लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2016 और 13 में पूछा गया है। लेंज लॉ बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। तो लेंज लॉ इससे पहले भी एक क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चर्चा किए थे कि लेंज साहब ने ये बोला कि ईएमएफ जो जनरेट होता है वो उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। मतलब मैग्नेट जब उसके पास जा रहा है तो मैग्नेट के जाने से ही ईएमएफ जनरेट होगा और वो उसी का विरोध करना शुरू करेगा, भैया आप आओ नहीं पास में। यदि मैग्नेट किसी कॉइल से दूर जा रहा है तो दूर जाने से उसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो रहा है और वही उसका विरोध कर रहा है कि भैया आप दूर मत जाओ, मेरे पास ही रहो। तो लेंज साहब का ये हमारा क्या था, कथावाचन। तो कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन सच दैट इट अपोज द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। वो उन कारणों का विरोध करता है जिससे कारण उसकी जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई, जिससे कारण वो प्रोड्यूस हुआ है। और ये क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। फैराडे साहब ने क्या दिया, मैग्नीट्यूड दिया, और इन्होंने क्या दिया, ईएमएफ का डायरेक्शन दिया। चलिए और यहाँ थोड़ा सा फिगर बनाओ, जैसे यहाँ देखो ये पास जा रहा है तो ये क्या करेगा, कॉइल सेम पोल बना के इसको रिपेल करने के चक्कर में पड़ा रहेगा तो ईएमएफ जनरेट हुआ। जब ये दूर जाएगा तो ये क्या करेगा, अपोजिट पोल बनाएगा और इसको अट्रैक्ट करने के चक्कर में रहेगा, तो भी क्या होगा, करंट का डायरेक्शन इसमें अलग और इसमें अलग, इसमें इधर झुक गया कांटा तो उसमें उस तरफ कांटा झुक गया। तो कह सकते हैं ये हमारा हमेशा अपोज करने के चक्कर में ना पास आने दे रहा है ना दूर जाने दे रहा है, ना आओ ना जाओ, तो करो क्या पता नहीं। चलिए इसका यूज कैसे कहां कहां होता है थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, हो सकता है कभी पूछे 2 मार्क्स में। तो मेटल डिटेक्टर के लिए यूज किया जाता है किसका, लेंज लॉ के एप्लीकेशन के अंदर, एडी करंट डायनमोमीटर के अंदर, ब्रेकिंग सिस्टम ऑन ट्रेन और हमारा माइक्रोफोन के अंदर। ये 4 इसके यूज है कहां कहां, एडी करंट का एडी करंट क्या करें, लेंज लॉ का अप्लाई करते हैं। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन भी ध्यान रखिए, इसमें नहीं पूछा है, हो सकता है पूछ दे।
और फिगर तो पक्का पक्का वाला बनाइएगा, ठीक है। कह रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ एन आइडियल सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड के कारण सेल्फ इंडक्शन के लिए एक्सप्रेशन आपको निकालना। हम थोड़ा सा है समझते हैं। सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, जैसे किसी कॉइल में करंट, ठीक है, पास करती है तो कॉइल खुद उसका कभी सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, कभी उसके अपोज में खड़ा हो जाता है। मतलब यदि करंट की वैल्यू बढ़ गई तो क्या करेगा, उसको अपोज में खड़ा हो जाएगा, करंट की वैल्यू को कम करेगा। और कभी करंट की वैल्यू कम हो गई कभी, तो वो क्या होगा, उसे सपोर्ट में खड़ा जाएगा, करंट को मेंटेन करेगा। मतलब ना ही वो किसी को बढ़ने देगा ना किसी को कमने देगा, वो उसको हमेशा क्या करेगा, एक कांस्टेंट लेके चलेगा। कभी आप किसी सर्किट को देखे होंगे तो उसमें गोल गोल सा रिंग जैसा रहता है, छल्ला, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका इंडक्टर होते हैं। तो कह सकते हैं सिंपल सा, तो हमसे तो पूछा नहीं कि भाई सेल्फ इंडक्शन होता क्या, हमसे पूछ रहा है क्या आइडियल केस में सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के लिए आप क्या बताइए, वैल्यू बताइए, ये पूछना सेल्फ इंडक्शन ऑफ एन आइडियल सेल्फ इंडक्शन। चलिए ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस या सिंपल सा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, या कह सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन आइडियल सोलेनॉइड के केस की हम बात करें, इसका एक्सप्रेशन हम निकाल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड मतलब कॉइल के कारण क्या होगा, इससे पहले भी पढ़े, कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसके सेंटर पे। मतलब ये हमारे कॉइल है, इसके सेंटर पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो हमारा क्या होता है, B = μ0 Ni/L। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है जो करंट पास कर रहा है, और L क्या है इसका लेंथ। ये पढ़ चुके हैं शायद पिछले चैप्टर में। ओके देखिएगा, अब B निकल गया तो हम फाई निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, B × A, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये, ठीक है, और एरिया का भी डायरेक्शन ये, तो हम लोग क्या जानते हैं, BA cos थीटा, और थीटा इक्वल्स टू कितना 0 डिग्री, तो cos 0 इक्वल्स टू 1, तो BA × 1 मतलब BA, B का B रख दिए, A का A रख दिए, ये हमको फाई की वैल्यू निकल गई। ओके, अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अक्रॉस n टर्न्स ऑफ द कॉइल। अब n टर्न से कितने मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा। अब ये किसकी बात हो रही है, सेल्फ इंडक्शन के अंदर की बात हो रही है, तो n फाई, ठीक है। अब ये इंडक्शन के टर्म में चला गया, तो n फाई था, n का n μ0 Ni, जो हमारा ये फाई की वैल्यू थी उसको चिपकाए, लिख डाले μ0 n² Ia/L। अब हम लोग जानते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, या डायरेक्ट करंट के प्रोपोर्शनल होता है, या लिख सकते हैं वो L × I के, तो लिखा जा सकता है n फाई = Li। अब यहां से n फाई की वैल्यू ये हमारी आई, और Li का Li यहां से दाया बायां कर दें, L = क्या लिख सकते हैं, I नीचे आ जाएगा, I नीचे क्यों आ जाएगा, I से I कट जाएगा, तो क्या बचेगा μ0 n² A/L। ये हमारा क्या हो गया, सेल्फ इंडक्शन का एक्सप्रेशन हो गया, L = μ0 n² A/L। ये हमारी कहानी थोड़ी सी प्यारी, अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ नहीं करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर, फाई = BA होता है, लिख दिए। अब n टर्न से इतने फाई पास कर रही है, ये इसके कारण बना पहले, अब इतने n से पास करे, n टर्न से ये पास करे इतनी फाई, उसके कारण हमारा टोटल फाई निकल गया। टोटल फाई को हम इक्विलेट कर दिए किसके साथ, Li के साथ, और L को सेपरेट कर लिए, तो हमारा आ गया μ0 n² A/L। फिगर बनाइए, मजा लीजिए। जैसे यहां देख रहे होंगे करंट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इस केस में क्या कर रहा है, करंट को डिक्रीज कर रहा है। EMF क्या था हमारा, यदि घटने के चक्कर में रहेगा तो हमको क्या करेगा, उसको बढ़ाने के चक्कर में रहेगा, और यदि बढ़ने के चक्कर में रहेगा, वोल्टेज बढ़ गया तो क्या करेगा, उसको डिक्रीज करेगा, मतलब घटाएगा। ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एडी करंट। एडी करंट क्या होता है, यदि किसी सॉलिड प्लेट को, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में रख दिया जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए, तो उसमें गोल 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 करंट जनरेट हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट। इस सॉलिड प्लेट के केस में इसका नॉर्मली यूज किया जाता है एनर्जी मीटर के अंदर, ब्रेक्स वगैरह में भी यूज करते हैं।
तो कह सकते हैं इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग या लूपिंग करंट प्रोड्यूस इन ए सॉलिड मेटल ड्यू टू किसके कारण, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण या मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए मेटल आर कॉल्ड ईडी करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण मेटल के अंदर जो सर्कुलेटिंग करंट जनरेट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ईडी करंट बोलेंगे। ठीक है, व्हेन ए मेटेलिक ब्लॉक इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ईडी करंट आर प्रोड्यूस इन दी ब्लॉक। थोड़ा सा और बढ़ाकर लिख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ ईडी करंट इज गिवन बाय किसके हिसाब से, लेंज लॉ के हिसाब से इसका डायरेक्शन दिया जाता है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, जैसे पहला इंडक्शन हीटर के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के अंदर, और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। हीटिंग तो समझ ही रहे हैं, डैम्पिंग का मतलब जहाँ पे हमको जैसे कुशंस होता है ना, जो आपको गद्दा सा महसूस कराता है, वो इसी टाइप से 11th के अंदर आपको डैम्पिंग पढ़ने था कि ये किसी भी चीज को स्लो डाउन करके काम करता है। ठीक है, आरामदायक बना देता है। और तीसरा हमारा ब्रेक समझ ही रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर चक्का जाम करो। और ये फिगर छोटा सा है, यदि ये अच्छा लगे तो ये बनाइए, नहीं तो आप अपने बुक के हिसाब से एक फिगर चिपकाइए जरूर। नेक्स्ट हमारा चलिए खत्म। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।